हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने कुछ वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट 1 की, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में करा दिए थे। अगर वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। आज हम 11वें क्वेश्चन से बात करेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नील गाय में कौन सा समास है, यानी कि जो नील गाय है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है अविर्भाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। अगर हम बात करें नील गाय में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नीली गाय, यानी नीली है जो गाय। इसमें कौन सा समास है, इसमें है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास है, जो कर्मधारय समास है वो है नील गाय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, यानी कि जो त्रिभुज शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो अगर हम बात करें त्रिभुज शब्द की, तो इसमें समास होता है ऑप्शन ए है पष्टी तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। त्रिभुज की बात करें तो 3 भुजाओं का समूह, यानी कि इसमें संख्या की बात की गई, जिसमें संख्या की बात की जाती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, यानी कि क्या 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन ये है लालिमा, ऑप्शन बी है पराजय, ऑप्शन सी है दशक और ऑप्शन डी है कारीगर। तो अगर हम बात करें आपके उपसर्ग की, तो उपसर्ग का मतलब वह शब्द जो किसी भी वाक्य के आरंभ में जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपका उपसर्ग कहते हैं। तो आप पहला तो लालिमा है, इसमें शाब्दिक अर्थ होता है लाल प्लस ईमा। क्या होता है, लाल प्लस ईमा। तो इस ईमा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन से उस पर उपसर्ग पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। दशक, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं लगा। कारीगर, इसमें कारी प्लस गर है, इसमें जो गर है वो आपको प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। लेकिन जो पराजय शब्द है उसमें परा प्लस जे है, किसे मिलकर बना है, परा प्लस जे से मिलकर बना हुआ है, तो पराजय हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पराजय हमारा क्या है, उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए है आशीर्वाद, ऑप्शन बी है आशीर्वाद, ऑप्शन सी है आशीर्वाद और ऑप्शन डी है आशीर्वाद। तो इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही है। तो अगर जो आशीर्वाद है वो ऐसे लिखा जाता है आ, फिर आपका सी आ जाता है आशीर्वाद। ठीक है, तो इसमें दिया गया ऑप्शन सी में आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन सी में तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि इन चारों में से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन बी है मेरा प्राण निकल गया, ऑप्शन सी है मेरा प्राण निकल गए, ऑप्शन डी है मेरी प्राण निकल गई। तो मेरी प्राण निकल गई कुछ नहीं होता है, मेरा प्राण निकल गया कुछ नहीं होता है, मेरा प्राण निकल गए कुछ नहीं होता है, मेरे प्राण निकल गए होता है। क्या होता है, मेरे प्राण निकल गए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा हमारा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ये है अनिल, ऑप्शन बी है अनल, ऑप्शन सी है मारुत, ऑप्शन डी है पवन। तो अगर हम बात करें अनिल की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा। अनिल की तो वो पर्यायवाची होता है आपके हवा का, किसके पर्यायवाची होता है, आपके हवा का पर्यायवाची होता है आपके अनिल। ठीक है, यानी ऑप्शन ये सही है। अनल ये नहीं होता है, मारुत ये भी होता है, पवन ये भी होता है, लेकिन जो अनल होता है वो पर्यायवाची होता है आग का। किसका पर्यायवाची होता है, आग का पर्यायवाची होता है अनल, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और इसने हमसे गलत ही पूछा है, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हवा का पर्यायवाची अनल नहीं होता है क्योंकि वो आग का पर्यायवाची होता है, लेकिन हवा के पर्यायवाची होते हैं अनिल, मारुत, वायु, समीर, पवन। ठीक है, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो कमल है उसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है अरविंद, ऑप्शन बी है शतदल, ऑप्शन सी है सरसिज, ऑप्शन डी है अम्मी। तो अगर बात करें कमल की, तो इसके पर्यायवाची अरविंद होता है, शतदल ये भी होता है, सरसिज ये भी होता है, लेकिन अम्मी नहीं होता है, क्योंकि अम्मी का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत होता है। जो अमृत होता है वो होता है आपके
अमी का पर्यायवाची, ठीक है। और कमल के होते हैं शतदल, सरबिंद, सरसिज, और ठीक है, ये सब होते हैं कमल के पर्यायवाची, इसलिए अमी जो हो जाएगा अमृत का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे कह रहा है हमसे 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वय के शब्द का विलोम है, यानी कि जो अन्वय के शब्द है उसका क्या विलोम है। ऑप्शन ए है भिज्ञ, ऑप्शन बी है अज्ञ, ऑप्शन सी है अभिज्ञ, और ऑप्शन डी है अतिविज्ञ। तो अगर बात करें अनिविज्ञ की तो इसका विलोम होता है भिज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे हमसे 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि समिष्टि का विलोमार्थी शब्द है, यानी कि जो समिष्टि है उसका क्या विलोमार्थी होगा? विशिष्ट। ऑप्शन बी है व्यष्टि, ऑप्शन सी है अशिष्ट, ऑप्शन डी है आपुष्टि। तो समिष्टि का आपुष्टि नहीं होगा, विशिष्ट भी नहीं होगा, अशिष्ट भी नहीं होगा, लेकिन समिष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। क्या होगा? व्यष्टि, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आगे हमसे 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द एक शब्द है, यानी कि जो पहले कभी ना हुआ उसके वाक्यांश के लिए हम कौन सा शब्द एक शब्द उसके लिए कौन से प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द हो सकता है। ऑप्शन ए है अपूर्व, ऑप्शन बी है अभूतपूर्व, ऑप्शन सी है अद्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसका मतलब होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हो गया, और जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो तो उसे अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 21वां कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है जितेंद्री, ऑप्शन बी है अजय, ऑप्शन सी है जलचर, ऑप्शन डी है जिज्ञासु। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक है। जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। और जितेंद्री वो होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है, यानी कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत ही नाजुक मिजाज, ऑप्शन बी है डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऑप्शन सी है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा और दूसरी कहीं नुकसान, ऑप्शन डी है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला और घड़ी में माशा का मतलब होता है बहुत ही नाजुक मिजाज नहीं, डंडी मारने में कुशल व्यापारी नहीं, ऐसा व्यापार जिससे पल मुनाफा हो दूसरा कहीं नुकसान हो नहीं, जरा सी बात पे खुश और जरा सी बात पे नाराज होना, ये होता है घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, ठीक है। जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। 23वां क्वेश्चन आगे कह रहा है हमसे कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, यानी कि जो चैन की बंसी बजाना है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ये है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मौज करना, ऑप्शन सी है फुर्सत में बंसी बजाना, नहीं, ऑप्शन डी है बेरोजगार होना, ये भी नहीं होगा। तो चैन की बंसी बजाना मतलब होता है मौज करना। क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौज करना होता है चैन की बंसी बजाना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, आगे हमसे 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि हिंदी जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा, और ऑप्शन डी है काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा वो राजभाषा के रूप में कभी प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के रूप में कभी नहीं प्रसिद्ध थी, राष्ट्रभाषा के रूप में हमारी कभी नहीं प्रसिद्ध थी। तकनीकी भाषा भी नहीं थी, लेकिन जो काव्य भाषा थी उसके रूप में हमारी ब्रज भाषा काफ़ी प्रसिद्ध थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, यानी कि सबसे पहले आत्मकथा थी वो हिंदी में किसने लिखी थी। ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जो आत्मकथा थी वो हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी है। किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में श्याम सुंदर दास ने लिखी थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि छ वर्ण किसके योग से बनता है, यानी कि जो छ वर्ण है वो किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए है का प्लस सा, ऑप्शन बी है का प्लस चा, ऑप्शन सी है का प्लस छा, ऑप्शन डी है का प्लस चा। तो अगर हम छ वर्ण की बात करें तो वो बनता है आपके का और प्लस शा के योग से, ठीक है। यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, का प्लस सा से बनता है आपका छ वर्ण। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है 27वां क्वेश्चन
कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। यानी कि हमारे 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि चा और जो छा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है मुर्दा, ऑप्शन सी है ओष्ठ और ऑप्शन डी है कंठ। तो अगर हम चा और छा वर्ण की बात करें तो उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु होता है। इसको हम याद कर सकते हैं चालू से, यानी कि चा वर्ण के सभी अक्षर चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झन्ना और हाँ खाली, ये सब हमारे चा वर्ण में आते हैं। वही मूर्धा हम उसमें टा वर्ग के सारे आते हैं, इसको मट से याद कर सकते हैं। टा वर्ण के टा टमाटर, ठा ठडेरा, डा डमरू, ढड़क कर नड़ा खाली, ये सब मूर्धा में आता है। और जब कंठ की बात करें तो इससे हमारे का वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, जैसे का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, रणा खाली। और वहीं ओष्ठ से हम आपसे याद कर सकते हैं, और ओष्ठ में पा वर्ग के सभी आते हैं, जैसे पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू और माँ मछली। ठीक है, आगे हमारा कह रहा है 28वां क्वेश्चन, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। यानी कि जो जुगुप्सा है उसका जो स्थायी भाव है वो किस रस से संबंधित है। ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है विवत रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। तो अगर हम बात करें जुगुप्सा की तो इसका स्थायी भाव होता है विवत्स रस। क्या स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा। ठीक है, घृणा। वहीं करुण रस का स्थायी भाव हमारा जो होता है वो होता है हमारा शोक। ठीक है, करुण रस का हमारा स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका क्रोध होता है, और अद्भुत का आश्चर्य होता है। ठीक है, आश्चर्य की बात करें तो आपका अद्भुत का होता है, अद्भुत का आश्चर्य है, रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, विवत्स का जुगुप्सा है, घृणा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न में प्रवृत्त रस के लिए सही विकल्प है। यानी कि हमारा एक रस दिया गया, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो इसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है और सारे रस और अलंकार करा के रखे हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें कराया है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें भगवान राम जो है वनवास चले जाते हैं तो माता सीता को छल से रावण उठा ले जाता है। उसके बाद भगवान राम अपने जंगल में उन्हें ढूंढते हैं और कहते हैं कि हे खग, हे यहाँ के पशु पंछियों, हे मृग, क्या हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी मृग के समान सीता को देखा है, मृग के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा है। तो ये इसमें हमारी बात की गई है कि वियोग श्रृंगार रस की। किसकी? वियोग श्रृंगार रस की। जब नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं लेकिन उनके मिलने की आस रहती है तो वहीं पे वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव रति होता है, जबकि संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी रति होता है। और इसका फेमस उदाहरण है राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नक्की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। इसमें भगवान राम को माता सीता अपने कंकन में नक की परछाई से देख रही हैं और एक पल भी अपनी नज़रों को इधर उधर नहीं करती हैं। कहीं अपनी नज़रों को इधर उधर किया और माता भगवान राम की छवि और जो उनका सुंदर दृश्य उनकी दृष्टि से वो उनके नक से ओझल ना हो जाए। ठीक है, वही जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव होता है शोक। और इसका फेमस उदाहरण है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शल्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूल अनल अंगार, बात हदलतिका ये सुकुमार पड़ी है छिन्न धार। वही हमारा जो रुद्र रस है इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, ऐसा फेमस उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये रुद्र रस का है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि पद से पथभ्रष्ट समास चिन्हित कीजिए। यानी कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अविभाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो अगर हम बात करें पथभ्रष्ट की, यानी कि मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हमारा 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है। यानी कि जो कामायनी महाकाव्य उसकी रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है सूरदास,
ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है कबीरदास। तो अगर हम बात करें कामयानी महाकाव्य की तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो कामयानी महाकाव्य के रचयिता हैं। इसके अतिरिक्त इनकी की कामयानी के अतिरिक्त हमारे जयशंकर प्रसाद की फेमस रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल और ईरावती। ठीक है। वही जो प्रेमचंद्र हैं इनकी फेमस रचनाएं हैं गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, वेलों की कथा आदि। ठीक है। वही जो कबीरदास हैं उनके दोहे काफ़ी प्रसिद्ध हैं और सूरदास की हैं सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें क्या होता है कि शाम का समय यानी इवनिंग का टाइम है और जो हमारे मेघों के बीच से यानी कि मेघों के बीच में जो आसमान है उससे उतर रही है एक संध्या सुंदरी परी यानी कि जो इवनिंग है वो परी से जैसी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। इसमें निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु के द्वारा की गई है जो वास्तव में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी है हमारे उपमा अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है मानवीकरण अलंकार। तो हमारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। क्योंकि इसमें निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की गई है जो वास्तव में पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे वीडियो एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डालती हूँ। स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे और आपको 26-27 को वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट्स डालती हूँ वो भी देखा कीजिए। इसके अतिरिक्त हम अपने अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। सो बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय।